नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूँ। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कह रहा है सर, लॉरेंस बिश्नोई की धमकी जो है जिस तरीके से वायरल हो रही है वो तो सेकेंडरी है। मुझे लगता है कि बात इस पर होनी चाहिए कि क्या लॉरेंस बिश्नोई जो वीडियो वायरल कराया जा रहा है, एक तो भक्तों की उस मानसिकता को मैं समझना चाहता हूं जो लगातार सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव भीगी बिल्ली बन गए। दूसरा, आखिर जेल में बैठा एक व्यक्ति कितना अहम है, क्यों सरकार उस पर पाबंदी नहीं लगा पा रही है। उसका इंटरव्यू भी जेल से बैठ करके हो जाता है, उसको फोन की भी सुविधा मिली हुई है, वो नेटवर्क भी अपना पूरा वहीं से बैठ करके चला रहा है। कैसे संभव है ये सारी चीजें? क्या ये सारी चीजें बिना सरकार की मंशा के भी संभव है? उत्तर प्रदेश में एक बहुत प्रतिष्ठित और लोकप्रिय IPS अफसर रहे श्री विभूति नारायण राय। उन्होंने हैदराबाद पुलिस एकेडमी में एक रिसर्च पर काम किया था। वो सांप्रदायिक दंगे को लेकर उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी उस पर, अपने रिसर्च के थीसिस पर, और कहा था कि अगर पुलिस चाहे और सरकार की मंशा हो तो 24 घंटे से ज्यादा किसी शहर में दंगा हो नहीं सकता। दंगा को रोका नहीं जा सकता क्योंकि सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां उसे करवा रही हैं, लेकिन दंगा को फैलने से 24 घंटे से ज्यादा अगर दंगा हो रहा है, ये विभूति नारायण राय जी की प्रस्थापना है कि 24 घंटे से ज्यादा अगर दंगा टिक गया शहर में तो इसका मतलब सरकार और पुलिस की यही मंशा है कि वो दंगा को थोड़ा कंटिन्यू करना चाह रही है और दंगे का कोई राजनीतिक लाभ लेना चाह रही है। लॉरेंस बिश्नोई की कोई हैसियत नहीं है। जितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, जितनी सरकार की निगरानी बढ़ गई है, जितने चाक चौबंद विभिन्न तरह के स्पेशलाइज्ड पुलिस फोर्स हो गए, बन गए, कॉम्बैट फोर्स हो गए, लॉरेंस बिश्नोई की हिम्मत नहीं है कि वो किसी से एक सेकंड भी बात कर ले, किसी से एक मिनट भी बात कर ले। इतने बड़े बड़े विद्वान बंद थे यरवदा जेल में, और वो तो किसी से नहीं बात कर पाते। तो बड़े बड़े लेखक थे, पत्रकार थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनको तो कोई सुविधा हासिल नहीं थी। आखिर लॉरेंस बिश्नोई को यह सुविधा क्यों दी जा रही है? और ये जो ट्रोलर्स हैं, ये लॉरेंस बिश्नोई को महिमा मंडित क्यों कर रहे हैं? इसमें इसको अगर समझना है तो इन अपराधी और माफिया लोगों को समझने से पहले हमको संघ और भाजपा का जो संकट चल रहा है इस समय, जो 2024 के चुनाव में जो बड़ी मुश्किल से संघ ने एक विश्वगुरु निर्मित किया था, और दुनिया की कौसी अर्थव्यवस्था है, कितना बड़ा एक्सपोर्टर है, चिप में कितना बनाता है, और कंप्यूटर कितना निर्यात करता है, और मोबाइल कितना दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है, कहते कहते एक जो छवि निर्मित की थी, उस छवि को बीच से उसमें दरार डाल दिया इंडिया अलायंस ने और इस देश के संगठित विपक्ष ने। इनका हिंदू एकता भंग हो गया। ये जो पूरी आइडेंटिटी चाह रहे थे, जाति जनगणना के नारे में इसको तार तार कर दिया, खंडित कर दिया। अब इनको एक हिंदू नायक की तलाश है, उसके इर्द गिर्द वो शौर्य की कहानियां गढ़ेंगे। आप थोड़ा पीछे चले जाए, 5 जन के पिछले अंकों को देख लें। एक जमाने में इन लोगों ने सरसंघचालक
के अनुमति और सहमत से जब खान ब्रदर्स फिल्मों में छा गए, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, और इन लोगों ने प्रचार किया कि पूरा का पूरा फिल्म इंडस्ट्री, अमिताभ बच्चन का दौर खत्म हो रहा था, तो इन खानों के हाथ में है। तो बाकायदे एक लेख लिखा गया और एक छवि निर्मित की गई ऋतिक रोशन की कि यह हमारा हिंदू आइडल है, और ये खान ब्रदर्स को, खान तिकड़ी को परास्त करेगा। उसकी कुछ फिल्में उस समय सुपर हिट हुई थी, कुछ हिट हुई थी, और उसके लिए ऋतिक रोशन को हिंदू हृदय सम्राट, आप बंबई के फिल्मी दुनिया का बनाने वाले कौन थे? आरएसएस के लोग। पांचजन में उनके लिए लेख लिखा गया था, खान ब्रदर्स के खिलाफ बातें कही गई थी और बात केंद्रित की गई थी। ऋतिक रोशन नहीं चले, खान ब्रदर्स का जलवा अभी भी कायम है। इसी तरह से पहले आप सोच लीजिए कि एक अपराधी, इसका पास हिस्ट्री देख लीजिए, किस बात का अपराधी? ये लॉ का स्टूडेंट था, कॉलेज के में कुछ प्रेम को लेकर और कुछ वर्चस्व को लेकर इसने झगड़ा किया। न तो इसने किसी की हत्या किया, न किसी का अपहरण किया, और उसी के बाद जेल गया, मर्डर गया हुआ, और तब से ये जेल हो गया। एज ए स्टूडेंट लीडर या एज ए लॉ स्टूडेंट ये जेल में गया है, तब से ये जेल से नहीं निकला। जेल में बैठे बैठे वो किस तरह से उसको गॉड फादर की छवि बनाकर पेश की जा रही है। सारा का सारा मीडिया तंत्र कहीं भी उसकी आलोचना नहीं कर रहा। आरएसएस से जुड़े हुए, संघ से जुड़े हुए, भाजपा से जुड़े हुए लोग कैसे कितनी बेशर्मी से यह कह रहे हैं कि पप्पू यादव भीगी बिल्ली बन गए, पप्पू यादव पूंछ उठाकर भाग गए, पप्पू यादव ने घुटने टेक दिए। तो किसके सामने घुटने टेक दिए? क्या भारत की कानून व्यवस्था के सामने घुटना टेके? क्या पुलिस व्यवस्था के सामने वो आत्मसमर्पण किए? वो क्या कहना चाहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को वो डी कंपनी के बरस एक हिंदू माफिया डॉन के तौर पर विकसित करना चाह रहे हैं। वो हिंदू एकता की जो मुहिम है, उसमें राजनेता के रूप में मोदी जी लगभग असफल हो चुके हैं, और मोदी जी को रिप्लेस करने के लिए योगी जी ने कदम बढ़ा दिया है। बटेंगे तो कटेंगे। जरा सा गौर करिएगा कि पहली बार नारा दिया योगी जी ने, उस नारा के समर्थन में होसबुड़े साहब वक्तव्य दे रहे हैं कि ये नारा तो बहुत सार्थक है। उस नारा पर मोदी जी भाषण कर रहे हैं। तो अब लीडिंग लाइट जो है भाजपा के हिंदुत्व का, वो योगी जी को बना है। उनको लग रहा कि ये सिक्का अब चलेगा नहीं हमारे मोदी का। उनको ये लगा कि किस तरह से, अभी देखिए चुनाव के पूरे बहस के दौरान मोदी जी की विदेश यात्रा करा दी गई, जहां पर हरियाणा और झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर रक्षा कहीं चल रही थी, तो विदेश यात्रा कर रहे थे। तो मोदी जी को फोकस से बाहर किया गया, योगी जी को लाया गया, और योगी जी को लाने के पीछे जो हिंदुत्व की छवि निर्मित की जा रही है, उसमें लॉरेंस बिश्नोई की मदद ली जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई को बताया जा रहा है कि डी कंपनी को यह रिप्लेस करेगा, और बॉम्बे में जो पूरा का पूरा धंधा है, फिल्म इंडस्ट्री में जो अरबों खरबों पता नहीं कितना इन्वेस्टमेंट है, और वहां का जो रियल एस्टेट में, क्योंकि बाबा सिद्दीकी भी रियल एस्टेट से जुड़े हुए थे, और धरावी में बाबा सिद्दीकी का कन्फ्लिक्ट था अडानी से। उनके प्रियोरिटी जो अडानी से टकरा रहे थे। तो ये बहुत दुखद है कि इस देश में एक माफिया को, एक अपराधी को, जो छात्र जीवन से ही जेल में सड़ रहा है, उसको इतनी छूट दी जा रही है, और अभी तक नहीं बताया गया है कि वो जैमर कितने सेकंड तक हटाया गया, और कौन लोग उस पे। भारत की, मैं नहीं समझता कि भारत की आईबी, भारत की इंटेलिजेंस इतने कमजोर है कि 24 घंटा हो गया उन्होंने कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया कि उस जैमर को साइलेंट करके कितने मिनट तक इनसे बात कराई गई, और कराई गई है कि क्या एक न्यूज प्लांट की गई है। तो बहुत खतरनाक संकेत है भारत की राजनीति के लिए भी, और भारत के पूरे जेल और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए भी, कि एक अपराधी, एक माफिया, एक समाज विरोधी आदमी
वो ये तय कर रहा है कि समाज में बहस किस बात पे होगी, राजनीति के मुद्दे क्या होंगे, हिंदू एकता का कौन डॉन बनेगा। पहली बार एक अपराधी जो है, वो आपने देखा होगा उसमें हिंदी फिल्मों में कि उसमें कहा जाता, वो नारा लगाता था अपराधी, गरीबों की रोटी रामा सेठी। अब मुझे फिल्म का नाम नहीं याद है, लेकिन वो अपराधी किस तरह से राजनीति में अपना वर्चस्व, वो अपने को गरीबों से जोड़ रहा था। तो इस तरह से ये जो पूरी छवि निर्मित की जा रही। और एक चैनल मुझे बहुत वो पूरी महिला उसकी वकील के जरिए कहला रहे थे कि वो पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वो पूर्णतः शाकाहारी है, वो 4 साल से उसने अनाज नहीं खाया, वो दूध दही घी और फल पे निर्भर है। और उसके साथ जितने भी शूटर हैं, अब शूटर के खिलाफ नफरत पैदा करने की बजाय शूटर की विशेषता बताई जा रही थी कि बिश्नोई की तरह उसके सारे शूटर भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। वो न सिर्फ कुआने हैं बल्कि उनकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। एक महिला वकील बता रही है और कुछ पत्रकार बता रहे हैं कि उसके कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। वो किसी भी तरह से किसी महिला के साथ किसी तरह का संबंध नहीं रखते, वो दूध दही और फल खाते हैं, वो मांसाहारी नहीं है। अभी कभी आपने सोचा होगा कि इस देश का इतना बड़ा सांस्कृतिक पतन मोदी के रहते हो जाएगा और अवसर के रहते हो जाएगा कि अपराधी ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अपराधी फल फूल खा के जिंदा है, अपराधी महिलाओं की तरफ देखता नहीं है। ये मीडिया का काम है और ये ट्रोलर्स का काम है बताने के लिए। नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।